वेलकम बैक एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की ये पूछ रहा है, यानी इस वाले नीचे आपका पार्ट का पूछ रहा है। भारत का जो मैप आप देखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन आपका कुछ इस तरह से है। तो इस दक्षिण भारत वाले हिस्से में यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर यदि आपका दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर बी अन्नामुडी, ऑप्शन नंबर सी जिंदगढ़ा और ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अन्नामुडी। अन्नामुडी की जो हाइट है आपकी 2695 मीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दक्षिण भारत जो है आप देखेंगे इस साइड ना बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपका अरबियन सी है, अरब सागर है, और इधर आपका हिंद महासागर है। तो इस वाले एरिया को हमें पता है ना कि अरब सागर वाले एरिया को हम पश्चिम साइड बोलते हैं और इस वाले एरिया को हम पूर्व साइड बोलते हैं। तो ये जो आपका दोडा बेटा और अन्नामुडी है ना, ये पश्चिमी घाट की चोटियाँ हैं। कौन सी घाट की चोटी हैं? पश्चिमी घाट की। अगर पूछेगा ना दक्षिण भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका जिंदगढ़ा होगा, और जिंदगढ़ा की जो हाइट है वो 1690 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो आपका पश्चिमी घाट में पूछेगा ना, तो ये दोदा बेटा और अन्नामुडी है, और दोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है 2637 मीटर है दोदा बेटा की। तो ओवरऑल अगर ये पूछा है, पूरा ओवरऑल ये पूछा दक्षिण भारत की, ना कि पूर्वी पश्चिमी घाट का जिक्र किया है यहाँ पर, तो इसके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2695 मीटर अन्नामुडी होगी। अगर ये पूछेगा पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी, तो जिंदगढ़ा इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये दक्षिण भारत का पूछा है। दक्षिण भारत में आप ये जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं आपका, ये महाराष्ट्र तक आई हैं, तो ये प्रश्न बन चुका है। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे नोट कर लीजिएगा, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये जो भारत का मैप है नीचे इस साइड आपका पता है कि केरला है, इस साइड आपका यहाँ पे कर्नाटका है, कर्नाटका, और नीचे आपका ये जो पोर्शन है आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु। यहाँ पे इन तीनों के सेंटर में बीचों बीच में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं नीलगिरी। कौन से बोलते हैं? नीलगिरी। और ये प्रश्न बन चुका है इस बार एसएससी जीडी 2026-25 वाले में पूछा, जो 26 में एग्जाम है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कितने राज्यों के त्रिकोणी जंक्शन पर स्थित है? तो ये प्रश्न है, देखिए 3 राज्य कौन कौन सा? केरला है आपका, कर्नाटका है और तमिलनाडु है। केरला में जो आपकी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसे कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? केरला में स्थित हैं। इसे याद रखिएगा कि कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? केरला में। और जो आपका नीलगिरी है कितने राज्यों के बीचों बीच सेंटर में स्थित है, यानी जंक्शन पर स्थित है? तो 3 राज्य, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। और पहाड़ियों की बात करें, जो फेमस पहाड़ियाँ एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे आपका कालसूबाई कालसूबाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में है। माउंट सारामती, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। माउंट सारामती ये आपका नागालैंड में है। और अनंतगिरी जो पहाड़ी है आपका, ये आंध्र प्रदेश में है। तो एक प्रश्न से आपको लगभग हमें लगता है कि 10 प्रश्न से कम नहीं मिले होंगे व्याख्या में। अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लगभग 10 मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2520, 2525, 2530 और 2510 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ये कुल टोटल 4 राज्यों में बहती है। कौन से? यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, और आपका झारखंड हो गया, और ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। सबसे अधिक अगर बहती है गंगा नदी तो यूपी में बहती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम बहती है तो झारखंड में। गंगा आपको पता है कि ये गंगोत्री यानी गोमुख यमुना से निकलती है, और ये उत्तराखंड से निकलती है।
गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया आपका 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब किया गया था? यहाँ से ये नहीं पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, इतना छोटा नहीं। ये सीधा आपसे पूछेगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया है, दर्जा कब दिया, 2008 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछेगा ना तो वो 5 अक्टूबर 2010 को गंगा डाल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डाल्फिन को जलीय जीव को 5 अक्टूबर 2010 को, और राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है 2008 में। इसको घोषित किया गया। गंगा नदी का जो जल है आप देखेंगे उसको, जो लोग जाते हैं मतलब कुंभ उम्भ में, तो वहाँ से उसको जब खरीद कर या किसी बॉटल में वो पैक कर कर लाते हैं तो उसको लंबे समय तक रखे रहते तो वो ख़राब नहीं होता है। अगर किसी और पानी को रखेंगे तो उसमें काई लाइकेन वाइकेन पड़ जाएगा, बट उसमें नहीं पड़ता। उसमें रीज़न क्या है? और जो गंगा नदी का पानी है ना उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण नदी का जल जो होता है खराब नहीं होता। किसके कारण? बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछेगा तो आप टिक करना यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। राष्ट्रीय नदी कब? 2010 में। और जलीय जीव गंगे डॉल्फिन को कब किया जा रहा है घोषित? 5 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखिए हम बता रहे हैं इसमें भारत का मैप आप ये देख रहे हैं, ये है, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, और ये साइड जो एरिया है आपका इसे पश्चिमी साइड बोलते हैं, और यहाँ से दक्षिण। तो इसीलिए जो मानसून आता है आपका जून में जो आता है तो ये दक्षिण एरिया से आता है, और किस साइड से होते हुए? पश्चिम से इंटर करता है, दक्षिण पश्चिम। तो इसीलिए सबसे अधिक जो वर्षा होती है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ये कब से शुरू होती है? जून से। और कब तक रहता है? अक्टूबर तक। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून क्या है आपका? ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ से जो मानसून बनता है, तो ये बे ऑफ बंगाल से जो मानसून बनता है उसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में जाड़ों में वर्षा होती है, यानी सर्दी के मौसम में जो वर्षा होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ का ये जो मानसून बनता है कहाँ पे? भूमध्य सागर में। कहाँ पर बनता है? भूमध्य सागर में बनता है पश्चिमी विक्षोभ का। तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम। और एक क्वेश्चन और ये पूछा है आपका, ये क्वेश्चन बना है कि जो अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के उड़ीसा और पूर्वी तटों पर जो वर्षा होती है किस मानसून के कारण होती है? तो वो लौटता हुआ मानसून होता है। लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून तब बन जाता है, उसके कारण वहाँ पे वर्षा होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर पूर्वी वाले घाट पर सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होने लगती है। तब कब? अक्टूबर और नवंबर के समय में। तो याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसकी शुरुआत कब होती है? जून के पहले सप्ताह में केरल में इंटर कर जाता है। बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया है? तो बुद्ध चरित आपका लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और ये बुद्धचरित को लिखा किसने है? बुद्धचरित को तो अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखा है। और ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और ये जो लिखा गया बुद्धचरित, ये किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध की जीवनी, ये बुद्ध की जीवनी है। और इसमें और लिखा गया है जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं जातक कथाओं में। पाली भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं आपकी, पाली भाषा में मिलिंद मिलिंद पन्हो, ये भी ग्रंथ आपका किस में लिखा गया? ये पाली भाषा में लिखा गया है। वैसे बौद्ध की जो भाषा थी ना वो पाली थी। ये किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है।
बुद्धचरित किस में लिखा है? संस्कृत में लिखा किसने है? अश्वघोष ने। किससे संबंधित है? ये बुद्ध की जीवन की गाथाएं इसमें लिखी गई हैं बुद्धचरित में अश्वघोष के द्वारा। गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? तो गोल गुम्बज का निर्माण ये कराया था आदिल शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये आदिल शाह के द्वारा किया गया था गोल गुम्बज का निर्माण। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना आपका 1923 में होता है। 1924 में एक प्रसिद्ध क्वेश्चन बना, फेमस क्वेश्चन है एक बिल्कुल। 1924 का जो आपका कांग्रेस का कर्नाटक जो बेलगांव वाला था अधिवेशन, बेलगांव, इसमें गांधी जी ने सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक अधिवेशन के पूरे, जब तक 1885 से 1947 तक या 1946 तक जब तक कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे हर साल, तब तक इतने अधिवेशन में से गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की? वो भी बेलगांव के अधिवेशन की, ये 1924 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा होती? 1923 में। ये CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल एम नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये चित्तरंजन पार्टी की स्थापना होती है। कब हो रही है? 1923 में। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो अम्ल और विस्थापन, उदासीन, द्विविस्थापन और एनोडीकरण। एनोडीकरण तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। जिस लिक्विड के यानी जिस तत्व का पीएच मान आपका 7 से कम होगा, कितना कम होगा? 7 से कम होगा, वो सभी क्या होंगे? अम्ल होंगे यानी एसिड होंगे। जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा, वो सभी क्या होंगे? क्षार होंगे। जिनका पीएच मान 7 होगा वो क्या होंगे? आपके उदासीन होंगे। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो ये एसिड है और ये प्लस बेस है। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो इसमें आपका बनता है साल्ट यानी लवण और प्लस H2O यानी जल बनता है। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो वहाँ पे उदासीन अभिक्रिया होती है, जिसका पीएच मान कितना होगा? 7। अगर 7 से कम हो रहा है तो पीएच मान अगर 7 से कम हो रहा है तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 पर होगा परफेक्ट एकदम बिल्कुल तो उसे उदासीन माना जाएगा। कौन सा अभिक्रिया माना जाएगा? उदासीन अभिक्रिया माना जाएगा। एनोडीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब ऑक्सीजन जो एल्युमिनियम जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ाती है, और यही परत जो है एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है, यानी उसको ख़राब नहीं होने देती, जंग नहीं लगने देती। इसीलिए आप देखेंगे ना कि पोल वोल पे जो लाइट जो ज़्यादातर तार दौड़ाए गए होते हैं हाई टेंशन उनसन वाले, तो उसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया था। रीज़न क्या है कि ये जल्दी से चांदी की तरह या लोहे की तरह जल्दी से इसमें जंग नहीं लगेगा, ये ख़राब नहीं होगा, इसीलिए पोल और खंभों पर आपको एल्युमिनियम देखने को मिला। तो ये जो अभिक्रिया होती है एनोडीकरण कहलाती है। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है उसको एनोडीकरण बोलते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदासीन अभिक्रिया। निम्न में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम होता है ना, ये जो कोशिका को, इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? आत्महत्या की थैली किसे बोलेंगे? कोशिका में यूज होता है, ये होता है आपका लाइसोसोम। किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को। और कोशिका पावर हाउस बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका जो भित्ति होती है ना, यानी डबल कोशिका जिसमें डबल लेयर होता है, यानी कोशिका की जो इसमें बोलते हैं कोशिका झिल्ली, यानी सिंगल झिल्ली है और डबल झिल्ली है तो उसको कोशिका भित्ति बोलेंगे, डबल झिल्ली वाले को। और कोशिका भित्ति जो बनी होती है ना
सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। और ये सेलुलोज किस में होता है? जो वनस्पति होते हैं, जो ज़मीन में उगने वाले पौधे होते हैं, जब जो भी, चाहे चारा हो गया, चाहे कोई घास हो गया, चाहे कोई पौधा हो गया, जो भी फसल उगेंगी, ये सब में सेलुलोज उपस्थित होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हॉकी खेल में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? जैसे मान लीजिए आप हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं, तो वहाँ पे रेफरी होता है, तो रेफरी देखता है कि कोई प्लेयर किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहा है या कोई धक्का तो नहीं मार रहा है, तो वहाँ पे रेफरी जो होता है, तो वो हाथ में अपने कार्ड लिए रहता है। हरा कार्ड लिया रहता है, हरा, पीला और आपका एक लाल। अगर हरा कार्ड दिखाया जा रहा है रेफरी के द्वारा किसी प्लेयर को, तो वो आपका 2 मिनट का निष्कासन होगा। अगर पीला कार्ड दिखाया जा रहा है, पीला कार्ड, तो पीला कार्ड आपका 10 मिनट का निष्कासन होगा। अगर किसी को लाल कार्ड दिखा दिया, तो खेल से अस्थायी निष्कासन होगा। तो इस प्रश्न क्या पूछा है? हॉकी खेल में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो हॉकी खेल में पीला कार्ड आपका 10 मिनट का निष्कासन, यदि हरा कार्ड दिखा रहा है तो 2 मिनट का निष्कासन, और लाल अगर दिखा रहा है तो क्या इंगित करेगा? आपका अस्थायी निष्कासन। अगर हॉकी की बात करें, तो पहला हॉकी जो वर्ल्ड कप होता है 1971 में होता है, और ये पाकिस्तान जीतता है। कौन जीतता है? पाकिस्तान जीतता है। अब तक सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड कप कोई जीता है तो पाकिस्तान जीता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत 1975 में सिर्फ एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, सिर्फ एक बार, वो भी किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। और सबसे अधिक मेज़बानी अगर हॉकी वर्ल्ड कप का किया है तो भारत ने किया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जीता तो पाकिस्तान ने। भारत ने सिर्फ एक बार 1975 में हॉकी विश्व कप जीता है। पंथी नाच किस राज्य में किया जाता है? तो पंथी नाच अगर आप देखेंगे तो ये पंथी नाच आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के और नृत्यों के बारे में जानते हैं, जो पूछा जा चुका है, सब के सब पूछे जा चुके हैं, उन्हीं की मैं चर्चा करूंगा। सुगा नृत्य, ये जो इसको सुगा नृत्य बोलते हैं, ये महिलाएं एक ग्रुप बना के इसमें डांस करती हैं। फिर उसके बाद से आपका ये कर्मा नृत्य होता है छत्तीसगढ़ में। ये एमपी में भी होता है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर है तो कल्चर मिलते जुलते रहते हैं। कर्मा नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी फेमस नृत्य, पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। और ये इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं तीजन बाई। तीजन बाई कहाँ से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ के पंडवानी नृत्य से। और एक और फेमस नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं, राउत। राउत नृत्य होता है, ये वहाँ के यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश करेंगे कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो डेली डालते रहें, प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको। जय हिंद।